गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में हम लोग देखेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टॉपिक का नाम क्या होगा बेटा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे क्या टेम्परेचर का इफेक्ट आएगा बेटा, ठीक है, यही टॉपिक है। इसी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे हम करा देंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो देखो बेटा क्लास 11th में आपको याद है कि टेम्परेचर का इफेक्ट लेंथ पर क्या, अगर एल लेंथ है और अगर टेम्परेचर राइज कर दिया जाए तो एल लेंथ से याद है ना बेटा, एल प्लस डेल्टा एल हो जाता था। याद है रेलवे ट्रैक में बीच में गैप छोड़ा जाता है, क्यों? ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन के कारण। वही सेम टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको कराएंगे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। चलिए पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में कोई याद है? फार्मूला क्या होता था सर? एक फार्मूला होता था ई बाई एम इंटू टाउ, याद है बेटा। और एक वीना वाला रिजल्ट आता था आई डिवाइडेड बाई ई एन ए। दोनों को कंबाइंड कर दीजिए बेटा। सर जब दोनों को कंबाइंड करेंगे ई एम टाउ बराबर क्या हो जाएगा? आई ई एन ए। कोई दिक्कत नहीं है। ई को क्या लिख देंगे बेटा? याद है ई को लिख देते थे कैपिटल वी डिवाइडेड बाई एल, मीन्स ये हो जाता था ई वी एम एल इंटू टाउ बराबर क्या हो जाता था बेटा? आई डिवाइडेड बाई ई एन ए। और v यहाँ पे देखिए बेटा v बराबर क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करिए m इंटू एल, और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? एम एल इंटू आई, और ई वी यहाँ पे लेकर के आ जाए बेटा ई स्क्वायर, ई वी तो यहाँ पे छूट गया, ई स्क्वायर एन ए, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा? टाउ। सर यहाँ पे ये फार्मूला आ गया। और v बाई आई क्या हो जाएगा? सर v बाई आई हो जाएगा एम एल डिवाइडेड बाई एन, इसको पहले लिख लेते बेटा, एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू ए। याद आ गया होगा। इट मीन्स दैट v बाई आई ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा बेटा? आर रेजिस्टेंस। इट मीन्स दैट रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू कुछ नहीं होता था एम एल डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। हम चाहते डायरेक्ट फार्मूला लिख भी सकते थे, बस आपको एक बार रिकॉल करा दिए कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला होता था ए इंटू, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता था बेटा? ए इंटू टी। ए कैसे निकालेंगे? एफ बराबर क्या हो जाता था? क्यू ई, और एफ बराबर क्या हो जाता था? एम ए। तो एम ए बराबर क्यू ई, इसलिए ई बराबर ए बराबर क्या हो जाएगा? क्यू के जगह पे ई डिवाइडेड बाई एम, तो ई डिवाइडेड बाई एम, और टी के जगह पे क्या करते थे? टाउ। तो ये तो हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फार्मूला, और दूसरा बराबर आई बराबर वी ना, दोनों को इक्वेट कर दिए, ई बराबर वी बाई एल लगा दिए, और वी बाई आई बराबर आर लगा दिए। सर ये सब कुछ अब आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा बेटा, यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो इसी को क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। यही फार्मूला था सर, ये फार्मूला था रेजिस्टेंस का, ये फार्मूला था रो का, रजिस्टिविटी का। आर डिपेंड करता है सर ज्योमेट्री पे, आर डिपेंड करता है ज्योमेट्री पे। नेक्स्ट डिपेंड करता है इसको लेंथ और एरिया मिला के ज्योमेट्री कर दिए। दूसरा डिपेंड करता है एन पे, और एन बराबर पता ना क्या था बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। याद आ रहा? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और टाउ क्या था बेटा? रिलैक्सेशन टाइम। टाउ क्या था आपका? रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता था? दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में लगने वाले टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग? रिलैक्सेशन टाइम। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, यही था आपका रिलैक्सेशन टाइम। इसी को बोलते हैं बेटा मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और ये आ जाता था रिलैक्सेशन टाइम। सर सारा कुछ रिकॉल करा दिए, 5 से 7 मिनट लगा होगा बेटा, लेकिन सारा का सारा रिकॉल हो गया। हम चाहते तो यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से भी ले सकते थे। चलिए रजिस्टिविटी किस बात पे डिपेंड करता है? सर रजिस्टिविटी दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है, एक एन पे और एक रिलैक्सेशन टाइम पे। और एन और टू कुछ नहीं है बेटा, ये क्या है बेटा? किसी भी मटेरियल का, किसी भी कंडक्टर मटेरियल का क्या है बेटा? प्रॉपर्टी है। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है।
कॉपर के लिए अलग होगा n, एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, गोल्ड के लिए अलग होगा। चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है तो कॉलिजन का कंडीशन भी अलग होगा। जल्दी कॉलिजन अगर बहुत नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे 10 टू द पावर 34, 10 टू द पावर 32, तो कॉलिजन और ज़्यादा फास्ट होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए मीन्स सर मटेरियल का प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली n भी वेरी करेगा और आपका रिलैक्सेशन टाइम भी वेरी करेगा। क्लियर हो गया? तो रो किस पे डिपेंड करता है? ओनली एंड ओनली मटेरियल के प्रॉपर्टी पे, मटेरियल के प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। एकदम क्लियर हो गया? रो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। हमको इसी दोनों से मतलब है बेटा कि रजिस्टिविटी जो है n के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और रजिस्टिविटी है जो रिलैक्सेशन टाइम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए किस वे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट, अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं बेटा? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब बताइए बेटा, सोच करके थोड़ा सा आप जवाब दीजिए इस बात का कि अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो क्या होगा? अगर आपका टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो बेटा, अगर टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? एनी आइडिया? अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रिलैक्सेशन टाइम में क्या फर्क पड़ेगा? जल्दी बताइए सर। रिलैक्सेशन टाइम में कॉलिजन से रिलेट उसको हम लोग करेंगे बेटा। चलिए देखिए ध्यान से, देखिए बेटा, अगर किसी मटेरियल का आपने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, ये टेम्परेचर है बेटा, ये टेम्परेचर होगा। अगर टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो आप ही बताइए बेटा कि ये जो कॉलिजन का टाइम है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, तो अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो इसका जल्दी 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 कॉलिजन होगा। इट मीन्स दैट रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। ठीक है, एक ऑन जनरल की बात कर रहे हैं। अब हम लोग पूरी तरीके से इसको देखिए, डिटेल में जाते हैं। देखो बेटा ध्यान से, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला था सर m डिवाइडेड बाई n ई स्क्वायर इंटू टाउ। रजिस्टिविटी जो होता था बेटा n से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था और रिलैक्सेशन टाइम से भी हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को रखते थे। अब देखो बेटा n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मान लेते हैं बेटा आपका यहाँ पे कोई लैटिस था, यहाँ पे हर तरीका के चार्ज पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन 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 प्रोटॉन, यहाँ पे पॉजिटिव, इसी से क्या निकला था बेटा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चारों तरफ था। ठीक है बेटा, ठीक है। अब बताओ बेटा कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाएं, टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो एक कॉन्सेप्ट तो सर आप पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि दो यहाँ पे जो कॉलिजन के बीच, जो दो कॉलिजन के बीच जो टाइम लगेगा वो टाइम आपका घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे कॉलिजन जल्दी 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 कॉलिजन शुरू हो जाएगा। जल्दी जल्दी कॉलिजन शुरू हो गया, इट मीन्स दैट क्या हो गया बेटा? टाउ क्या है आपका? घट गया। अगर आपका टाउ घट जा रहा, अगर आपका टाउ घट जा रहा रिलैक्सेशन टाइम, तो रजिस्टिविटी आपका बढ़ जा रहा कि नहीं? सर रजिस्टिविटी क्या होगा आपका? बढ़ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। लेकिन एट द सेम टाइम बेटा, एट द सेम टाइम क्या होगा कि अगर आपने ये वॉल्यूम को अगर आपने कंसीडर कर लिया, सर ये मेरा अपना कंसीडर वॉल्यूम है, तो कंसीडर वॉल्यूम में ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण, आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण आपके वॉल्यूम में बेटा कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। फिर से रिपीट करें, पूरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अदरवाइज तीन फार्मूला तो आपको लास्ट में पॉइंट्स तो बता ही देंगे कि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा, सेमीकंडक्टर के लिए क्या होगा, एलॉयज के लिए क्या होगा। बस यही तीन के लिए पढ़ना है। लेकिन हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा बेटा? घट जाएगा। और रिलैक्सेशन टाइम क्यों घटेगा? क्योंकि कॉलिजन फास्ट कॉलिजन जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगा। अगर कॉलिजन जल्दी हो गया तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगा। रजिस्टिविटी बढ़ जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम सर अगर आपने कोई एक वॉल्यूम को कंसीडर कर लिया है, मान लेते हैं ये मेरा अपना वॉल्यूम है,
ये मेरा अपना सिस्टम है। इस सिस्टम में हम लोगों ने ऑब्जर्व क्या किया है कि स्लाइटली n भी बढ़ जाता है बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या होता है बेटा? ड्यू टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम लोगों का क्या हो गया? n बढ़ गया। अब जब n बढ़ जाएगा बेटा ड्यू टू आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आपका n बढ़ जाएगा तो सर एट द सेम टाइम रजिस्टिविटी क्या हो गया? डिक्रीज कर गया। सर रिलैक्स, सेम बात है, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रिलैक्सेशन टाइम घट गया, रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो आपका रजिस्टिविटी क्या हो गया बेटा? बढ़ गया। लेकिन सेम टाइम में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिए तो आपका क्या हो गया बेटा? n भी बढ़ गया, आपका n भी बढ़ गया। अगर n बढ़ गया तो आपका रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा और रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो अब आपको बात, अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, ना कंडक्टर की बात कर रहे हैं ना सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हैं, अभी किसी चीज का हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग बस ये बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट टाउ के साथ क्या हो रहा और n के साथ क्या हो रहा है। बस अभी तक हम लोग इसी बात का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सर अब बात क्लियर हो गया कि लास्ट कंक्लूड कर दे रहे हैं बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कॉलिजन फास्ट होगा, वाइब्रेशन जल्दी जल्दी होगा, वाइब्रेशन जल्दी जल्दी होगा तो आपका कॉलिजन भी फटाफट जितना जल्दी हो सकेगा होना शुरू हो जाएगा। तो टेम्परेचर भी यहाँ पे बढ़ा बेटा, वाइब्रेशन बढ़ा, वाइब्रेशन के कारण कॉलिजन जल्दी हो गया। इट मीन्स दैट रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया बेटा? आपका स्मॉल हो गया। रिलैक्सेशन टाइम स्मॉल हो गया, इट मीन्स दैट रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी आपका बढ़ गया। लेकिन टेम्परेचर बढ़ा है तो ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण n बढ़ा, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी आपका क्या हो गया बेटा? घट गया। यही कंक्लूजन को लेकर के हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा, अब तुरंत फटाफट करेंगे और ग्राफ खींच ड्रॉ कर देंगे और चीजें आपको समझ में आ जाएगी। चलिए देखिए ध्यान से, अब आ जाओ बेटा। अब हम लोग को पता चल गया कि हम लोगों के पास दो फैक्टर है, एक फैक्टर n वाला फैक्टर है, एक n वाला फैक्टर है और एक रिलैक्सेशन टाइम कॉलिजन से रिलेटेड टाउ का फैक्टर है। अब इसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला कंडीशन है बेटा, सुनिएगा, कंडक्टर के लिए। सबसे फर्स्ट है कंडक्टर के लिए। सर कंडक्टर में क्या होता है? कंडक्टर में क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाए, अगर टेम्परेचर को बढ़ाए, वाइब्रेशन शुरू होगा बेटा, कॉलिजन फास्ट हो जाएगा और रिलैक्सेशन टाइम आपका घट जाएगा और इससे आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा या रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगा, कुछ भी बात एक ही है। लेकिन एट द सेम टाइम कंडक्टर के लिए अगर आप ये बढ़िएगा तो फिक्स्ड टेम्परेचर अगर बढ़ाइएगा तो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी भी आपका बढ़ जाएगा और आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ने के कारण आपका n भी बढ़ जाएगा और n अगर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी घट जाएगा, रेजिस्टेंस आपका घट जाएगा। सर दोनों फैक्टर आ गया। अब आपको ये बात डिसाइड करना है कि ये दोनों में से कौन सा डिसाइडिंग फैक्टर है, कौन डोमिनेट करेगा। तो सिंपल सा बात समझो बेटा, कंडक्टर में जो डोमिनेट करता है वो ये डोमिनेट करता है। इट मींस दैट टेम्परेचर बढ़ाने से आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या रेजिस्टिविटी आपका क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। सर क्यों इसको डोमिनेट कर दिए, इसको क्यों अंडर एस्टिमेट कर दिए? इसलिए बेटा कि कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 टू द पावर 28 पर मीटर क्यूब या 10 टू द पावर 30 मीटर क्यूब होता है। इट मींस दैट कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन ह्यूज अमाउंट में होता है, मतलब इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कोई कमी नहीं है। अरबों खरबों का पावर, अरबों खरबों उसका पावर, अरब खरब इतना ज्यादा पर मीटर क्यूब में इसका n होता है बेटा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 1000 इलेक्ट्रॉन, लाख इलेक्ट्रॉन, करोड़ इलेक्ट्रॉन अगर आगे पीछे हो भी जाए तो इसके अमाउंट पे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कंडक्टर के लिए n जो होता है बेटा ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है, इसका वेरी लेस सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि पहले से n इतना ज्यादा है कि अब अगर n 2-4 हजार, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण बढ़ भी जाता है तो इसके रेजिस्टेंस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस दैट ये मोर सिग्निफिकेंट है बेटा, ये मोर सिग्निफिकेंट है और ये क्या है बेटा? लेस सिग्निफिकेंट है, लेस
सिग्निफिकेंट है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं बेटा, नलीफाई कर देते हैं, हटा देते हैं। ओवरऑल क्या हो गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ा और आपका रजिस्टिविटी भी बढ़ गया। ठीक है बेटा, रजिस्टिविटी भी बढ़ गया। इसका ग्राफ देख लीजिएगा बेटा, रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर, इसका ग्राफ इस वे में आ जाता है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाइएगा आपका रजिस्टिविटी भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ता जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ भी क्लियर हो गया। ये कंडक्टर के लिए होता है बेटा, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा तो इसका रजिस्टिविटी भी आपका बढ़ते जाएगा। इसका यूनिट होगा ओम मीटर, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में हो जाएगा बेटा ग्राफ। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्टर के लिए बातें समझ में आ गया। पूरा लॉजिक समझिएगा कि इसको हमने हटाया क्यों। इसका हटाने का रीजन यही था कि सर एन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है, कंडक्टर के लिए ओनली, सिर्फ कंडक्टर के लिए बता रहे हैं ये हम सब कुछ। ठीक है, अब आ जाओ बेटा सेमी कंडक्टर में। चलिए अब यहाँ पे एक बात ध्यान से देखिएगा, कई लेक्चर में हम क्या देखते हैं, देखो बेटा अभी हम पढ़ा रहे हैं टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा रेजिस्टेंस के साथ। हम अभी सेमी कंडक्टर का ज्ञान नहीं देंगे अभी कि सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आपस में बॉन्डिंग क्या होता है, कौन इलेक्ट्रॉन कैसे टूटता है, पेंटावैलेंट कैसे होगा, ट्राईवैलेंट कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन को निकालेगा एक, तो ये सारा नॉलेज जो है बेटा सेमी कंडक्टर में हम देंगे। हम सिर्फ एन और टाउ से रिलेटेड आपका एक्सप्लेनेशन देंगे सेमीकंडक्टर में। क्लियर है, हम कई लेक्चर में देखते हैं या बुक्स में भी सेमीकंडक्टर का पूरा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। नीड नहीं है सर, सिर्फ बताइए कि कौन सिग्निफिकेंट है और कौन लेस सिग्निफिकेंट है। आजा बेटा, सेकंड नंबर है आपका सेमीकंडक्टर, सेकंड नंबर है बेटा आपका सेमी कंडक्टर। देखो बेटा सेमी कंडक्टर में क्या होता है, सेमी लॉजिक तो वही है, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, आर बढ़ेगा, रो बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एन बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा और रो क्या होगा बेटा, घटेगा। ठीक है, अब कंडक्टर में तो समझ में आ गया कि ये मोर सिग्निफिकेंस है, ये लेस सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि उसके लिए एन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन बेटा सेमी कंडक्टर में बात को समझो, सेमी कंडक्टर के पास इतना ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा नहीं होते हैं, अगर ह्यूज नंबर ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो बताओ बेटा कॉलिजन किस में होगा और टक्कर किस में होगा। बात को फिर से समझा रहे हैं, सेमी कंडक्टर लाइक सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास कंडक्टर जैसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बेटा। ये नहीं कि भर भर के पूरा इलेक्ट्रॉन्स है। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का अमाउंट कम है, तो रिलैक्सेशन टाइम आपस के बीच का कॉलिजन का डिस्कशन होगा, लेकिन सर थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो कॉलिजन कम है। अमाउंट में रिलैक्सेशन टाइम वगैरह कितना घटेगा बढ़ेगा ये सर सेकेंडरी मैटर है। इसमें क्या हो जाता है बेटा, ये वाला जो टर्म्स है ये मोर सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्यों? ड्यू टू आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन उस वॉल्यूम में जहां पे चला गया वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है रिलेटेड टू कॉलिजन और रिलैक्सेशन टाइम। और अब बात समझ में, सेमी कंडक्टर में चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के रिलेटेड कम है, कंडक्टर के कंपैरिजन में ये कम है। अगर कंपैरिजन में अगर ये कम है बेटा तो हम लोग क्या काम करेंगे, बता देंगे कि सर ये वाला जो फैक्टर नीचे वाला है ये फैक्टर कैसा है बेटा, ये फैक्टर आपका मोर सिग्निफिकेंट होगा इसके रिलेटेड। इट मींस दैट सर यहां पे क्या होगा, लेस सिग्निफिकेंट होगा और ये क्या होगा बेटा, मोर सिग्निफिकेंट। मींस आयोनाइजेशन के कारण इलेक्ट्रॉन का मिल जाना ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है। क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा अगर कम होंगे तो क्या हम जा करके वहां पे कॉलिजन देखें और क्या जा करके हम वहां पे रिलैक्सेशन टाइम देखें। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा बेटा, सेमीकंडक्टर में अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसलिए रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब ग्राफ आप देखते हैं तो इसका ग्राफ ऐसे आ जाता है, इधर होता है बेटा रेजिस्टिविटी, इधर होता है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और केल्विन में, और इधर क्या हो जाएगा रेजिस्टिविटी ओम मीटर में। कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि सर कंडक्टर में क्या हुआ, कंडक्टर में कौन सा सिग्निफिकेंट है, कौन सा लेस सिग्निफिकेंट है, सब क्लियर हो गया बेटा।
कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। सर कंडक्टर का भी स्टोरी क्लियर हो गया। कंडक्टर के बाद, स्टोरी के बाद आ जाते हैं बेटा एलॉयज में। कंडक्टर के बाद हम लोग सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर के बाद किस में आएंगे बेटा? एलॉयज में। एलॉय में आप लोग क्या क्या जानते हैं? 3 तरह का एलॉय होता है जनरली, नाइक्रोम का, मैंगानीन का और कॉन्स्टेंटन का। ये 3 एलॉय बड़ा पॉपुलर है बेटा, नाइक्रोम, मैंगानीन और कॉन्स्टेंटन। एलॉय का बात करते हैं बेटा। जब आप एलॉय लेते हैं बेटा तो इसमें क्या होता है बेटा? फिर से वही कॉन्सेप्ट, टेम्परेचर बढ़ाएंगे जैसे एकदम क्लियर है बेटा यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। एलॉय में क्या होता है बेटा कि इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी के कारण और रिलैक्सेशन। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर भी ठीक ठाक है, मानते हैं कंडक्टर से थोड़े कम है, लेकिन फिर भी अमाउंट इसका ठीक ठाक है बेटा। 10 to the power 15, 10 to the power 18, 10 to the power 20, मतलब सर कंडक्टर के कंपैरिजन में है। लेकिन इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। इट मीन्स दैट ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर बोथ रिस्पॉन्सिबल हो जाता है बेटा, दोनों का दोनों बोथ सिग्निफिकेंट हो जाता है इसमें। अब जब दोनों का सिग्निफिकेंट इक्वली हो जाएगा, अच्छा टॉप बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम घटा, यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। तो जब इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा तो एक समय टेम्परेचर बढ़ाने से रजिस्टेंस आपका बढ़ रहा, रजिस्टिविटी आपका बढ़ रहा, और एक समय टेम्परेचर बढ़ाने से आप ही बोल रहे हैं एन का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा? एन का वैल्यू चूंकि यहां पे ज्यादा हो जा रहा है इसलिए रजिस्टेंस क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। इट मींस दैट कि एक समय रजिस्टेंस आप वही टेम्परेचर बढ़ाए हैं बेटा, रजिस्टिविटी बढ़ भी रहा और रजिस्टिविटी घट भी रहा और रजिस्टिविटी घट भी रहा। तो ओवरऑल इसका जो होता है बेटा ओवरऑल नो इफेक्ट। लेकिन ओवरऑल नो इफेक्ट बोलना डायरेक्टली रिलेटेड ठीक नहीं है, स्लाइटली इफेक्ट होता है बेटा। कोई एक फैक्टर जो होता है वो थोड़ा कहीं ना कहीं वो डोमिनेट कर जाता है, ये वाला फैक्टर कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है बहुत स्लाइटली। इसका जब आप ग्राफ खींचिएगा, जब आप इसका ग्राफ खींचिएगा तो ये ग्राफ होता है बेटा, इस टाइप का ग्राफ होता है। सर ये तो फिर भी बहुत वेरिएशन है बेटा, हम इसको वेरिएशन को बहुत कट आउट किए हैं। ये 1.1 है, ये 1.2 है। सोचो 1.1 1.2 के बीच का ही ये वेरिएशन इतना कम है। इट मीन्स दैट इसका अल्फा जो होता है बेटा, इसका अल्फा जो होता है 10 to the power -6, 10 to the power -7 का रेंज का आता है। ये अल्फा क्या होता है अभी जस्ट बता देंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। क्लियर हो गया? तो सर तीनों टॉपिक क्लियर हो गया, इसको बहुत जल्दी में खत्म नहीं किए हैं बेटा। एलॉय में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से तो कम होते हैं लेकिन फिर भी ठीक ठाक अमाउंट में होते हैं। मींस ये भी फैक्टर डोमिनेट करेगा और ये वाला भी फैक्टर डोमिनेट कर देता है। आयोनाइजेशन एनर्जी और कॉलिजन एलॉयज में दोनों का दोनों डोमिनेट कर जाता है। अगर दोनों डोमिनेट कर जाएगा तो एक टेम्परेचर के कारण बढ़ रहा और दूसरा टेम्परेचर के कारण घट रहा, तो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा बेटा? ओवरऑल इफेक्ट क्या हो जाता है? नो इफेक्ट, लेकिन स्लाइटली चेंज होता है। बार बार समझ आ रहा है? ऐसा मत बोल देना कि ये 50 तो मिल करके खत्म नहीं। एक फैक्टर कहीं ना कहीं 52 में चला जाता है और दूसरा फैक्टर 48 में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं बेटा स्लाइटली चेंज होता है। देखिए लिख दिया स्लाइटली चेंज। इसका अल्फा का जो वैल्यू होता है 10 to the power -6, 10 to the power -7, 10 to the power -8 रेंज तक आता है। तो आप ही समझाओ कि 10 to the power -8 वगैरह क्या होता है बेटा? लगभग स्लाइटली चेंज इसको लेते हैं और आगे अभी जस्ट आपको डिस्कस कर रहे हैं कि ये अल्फा है क्या। तीनों का ग्राफ क्लियर हो गया बेटा? तीनों का ग्राफ क्लियर हो गया? ठीक है सर, तीनों का ग्राफ क्लियर हो गया तो तीनों को एक बार समराइज कर दे बेटा। समराइज आप लोग भी कर लीजिए खुद से, क्या हुआ समराइज में करिए बेटा। कंडक्टर के लिए क्या हो गया सर? कंडक्टर के लिए देखिए, कंडक्टर के लिए सर आप टेम्परेचर बढ़ाएं, रिलैक्सेशन टाइम घट गया तो आर बढ़ गया और रजिस्टिविटी भी बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं है। आ जाइए सर सेमी कंडक्टर, क्या बेटा? सेमी कंडक्टर के लिए क्या होगा सर? अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा सर तो एन बढ़ेगा और इसका रजिस्टिविटी घटेगा और रजिस्टेंस भी घट जाएगा, दोनों का दोनों घट जाएगा।
एलवाई के लिए क्या हो गया सर, एलवाई में 3 लेते हैं बेटा, नाइक्रोम, मैंगानीन और कॉन्स्टेंटन, यही एलवाई लेते हैं बेटा। तो अगर टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ेगा तो टाउ घटेगा और एन बढ़ेगा, और टाउ घटेगा तो रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी बढ़ेगा, और एन बढ़ने से रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी घटेगा। तो ये वाला दोनों को देखिएगा बेटा, तो लगभग स्लाइटली चेंज, वेरी बहुत कम चेंज होता है बेटा, स्लाइटली चेंज, और इसको बोल सकते हैं ऑलमोस्ट नो इफेक्ट। कई जगह पढ़ाते हैं बेटा, अभी जस्ट आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाए थे कार्बन रेजिस्टेंस, याद है? तो कार्बन रेजिस्टेंस में हम आपको बताए थे कि एलवाई का खूबसूरती क्या होता है कि अगर आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो, उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन चूंकि बहुत लो होता है, इसलिए उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा घटेगा नहीं। अब बात को समझो बेटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, अगर वायर में करंट आ रहा तो हीटिंग होगा, हीटिंग का फॉर्मूला आगे आप लोग पढ़ाएंगे। H बराबर क्या होता है बेटा, I²R/T, ये होता है हीटिंग का फॉर्मूला। तो जब भी करंट आता है, जब भी करंट आएगा तो वायर को टच करोगे तो वायर कहीं ना कहीं गर्म हो जाता है कि नहीं? यस सर, तार गर्म हो जाता है। अगर तार गर्म हो जाता है इट मीन्स दैट वहां पे हीटिंग इफेक्ट आएगा, और उस हीटिंग इफेक्ट के कारण अगर उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो पूरा सर्किट का डिजाइनिंग बेटा इधर उधर अब्रप्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश करना चाहिए कि टेम्परेचर कितना भी बढ़े उसका रेजिस्टेंस बढ़े घटे ना। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास, एलवाई का ले लीजिए। एलवाई का लीजिएगा, आपका रेजिस्टेंस कितना भी हो, टेम्परेचर कितना भी बढ़ रहा होगा बेटा, आपका रेजिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलिए आगे बढ़े, पूरा का पूरा तीनों का तीनों को समझा चुके हैं बेटा, कंक्लूजन भी दे चुके हैं। अब आप लोग को थोड़ा सा हम ले जाएंगे बेसिक में, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तीनों का तीनों ग्राफ भी एकदम क्लियर रखिएगा बेटा, ग्राफ में भी कोई किसी तरह का कमी नहीं होना चाहिए, ग्राफ भी कई बार पूछा है। याद रखना बेटा, स्ट्रेट लाइन बनता है एलवाई का, एलवाई का आपको हम बना करके दिखा दिए। एलवाई का कैसा बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन बनता है और बहुत स्लाइटली चेंज होता है। एलवाई का भी हम फिर से रिवीजन करा देते हैं तुरंत, 1 मिनट लगता है बेटा, 1 मिनट लगेगा। देखिए ना, ये हो गया कंडक्टर के लिए, ये हो जाएगा आपका सेमीकंडक्टर के लिए, और ये होगा आपका एलवाई के लिए। बन गया तीनों सर, तीनों का तीनों बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसका हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जा रहा है बेटा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर बेटा। इसमें हम लोग सबसे पहले क्लास 11th में क्या देखे थे, क्लास 11th हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सबसे फर्स्ट चैप्टर था बेटा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन में हम लोग क्या देखे थे कि जैसे आप टेम्परेचर रेज करिएगा, लेंथ में आपका वेरिएशन शुरू हो जाएगा बेटा, लेंथ का वेरिएशन विद टेम्परेचर। लेकिन यहां पे 12 में क्या टॉपिक है बेटा कि रेजिस्टेंस का क्या वेरिएशन होगा टेम्परेचर के साथ, इन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड एलवाइज में। तो यहां पे क्या था, याद है आपको कि सर जो फाइनल लेंथ होता है, या जो 2 चीजें होती है बेटा, एक होगा इनिशियल लेंथ और दूसरा होगा फाइनल लेंथ। तो जो चेंज इन लेंथ आता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था बेटा, और जो चेंज इन लेंथ होता था वो इनिशियल लेंथ पे भी डिपेंड करता था। ये 2 बातें हम आपको डील किए थे इसमें थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में, ऑफलाइन क्लासेज की बात कर रहे हैं। तो चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड चेंज in length is directly proportional to initial length. If we are combined together, then T और क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए Li, और यहाँ पे टेम्परेचर, या टेम्परेचर को ही यहाँ पे बेटा चेंज इन टेम्परेचर भी बोलते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर हम चेंज लेकर के चले हैं बेटा, ये टेम्परेचर में चेंज है, ठीक है। अब जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, जैसे आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं बेटा, एक कांस्टेंट आ जाता है जिस कांस्टेंट का नाम है अल्फा Li डेल्टा टी। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, ये प्रोपोर्शनलिटी है और ये अल्फा है, और इस अल्फा का नाम थर्मल एक्सपेंशन में इसी इसका नाम होता था बेटा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सर क्लियर हो गया। अब ये क्या था बेटा, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब क्या होता था बेटा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है। क्लास 12 का भी कॉन्सेप्ट कोई खास नहीं है बेटा, आराम से आपको भी पता है, एक फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी वेरिएशन दिखा देंगे और रो का भी वेरिएशन दिखा देंगे।
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, एल एंड ए, लेंथ और एरिया को यहाँ पे कांस्टेंट लेकर के चलना है। एक बात ध्यान रखिएगा बेटा, लेंथ और एरिया में किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं देखेंगे, हमको सिर्फ देखना है कि जैसे आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, रेजिस्टेंस में क्या फर्क पड़ेगा। यही बात है चेंज इन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सर जब टेम्परेचर टी था उस समय रेजिस्टेंस क्या था बेटा, आर था, और जब टेम्परेचर आपका टी प्लस डी टी हो गया तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो गया, प्लस आर प्लस डी आर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो डी आर है, अब ये जो डी आर है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर का। चेंज इन टेम्परेचर मतलब डी टी, और ये जो चेंज इन रेजिस्टेंस है बेटा वो डिपेंड करता है इनिशियल आर पे। अगर आपको इनिशियल लेना है तो आप इनिशियल ले लीजिए, और डी आर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। दिस डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी, दिस डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल रेजिस्टेंस, कंबाइंड टुगेदर डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आई इंटू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे डी टी। कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा। फिर से कांस्टेंट का नाम है बेटा अल्फा आर आई इंटू डी टी। इट मीन्स दैट डी आर बराबर इनिशियल रेजिस्टेंस इंटू अल्फा इंटू डी टी। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर, आराम से समझ में आ गया। अब ये अल्फा क्या है बेटा, इसको हम लोग बस नाम दे देते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या नाम है बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अच्छा, एक बात बच्चा पूछता है और भी कि सर ये वाला कहाँ से आया, चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ इनटू टेम्परेचर मीन्स सर ये वाला टर्म्स कहाँ से आया, या ये वाला सर आप कहाँ से लेकर के आए। ध्यान रखना बेटा, इट इज फाउंड एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया गया, एक्सपेरिमेंटली, इसका कोई प्रूफ नहीं है बेटा, एक्सपेरिमेंटली फाउंड। एक तरीका से देखा गया कि चेंज इन रेजिस्टेंस जो है, चेंज इन टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कंबाइंड टुगेदर एंड प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाइएगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम है बेटा टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो क्या हो गया बेटा, डी आर बराबर, यहां पे बताइए, डी आर बराबर क्या हो गया, आर इनिशियल अल्फा इंटू डी टी। अब यहाँ से एक जोन और जाएगा बेटा, हम यहाँ पे आपको अल्फा के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। लेकिन सर अगर डी आर में अगर हम ऐसे भी लिखा जा सकता है, डेल्टा आर बराबर आर इनिशियल अल्फा इंटू यहाँ पे डी टी के जगह पे क्या कर दिए बेटा, डेल्टा टी। आप ये भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर दीजिए, दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। लीजिए करके दे देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी आर बराबर क्या हो जाएगा, आर इनिशियल अल्फा इंटू डी टी, और इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा। डी आर क्या हो जाएगा बेटा, आर फाइनल से, आर इनिशियल से लेकर के कहाँ चला जाएगा, आर फाइनल, और इसी को क्या बोले बेटा, डेल्टा आर। आर इनिशियल बाहर निकलेगा, अल्फा बाहर निकलेगा, और डी टी का क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। इट्स मीन्स दैट सर इस फॉर्मूला से आपको क्या समझ में आया, सर ये जो डेल्टा आर है, ये डेल्टा आर हो गया आर एफ माइनस आर इनिशियल इज इक्वल टू आर इनिशियल अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब टी इनिशियल और टी फाइनल, इसलिए आर एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आर आई प्लस आर आई अल्फा इंटू डेल्टा टी, और जैसे आपने इनिशियल आर को कॉमन किया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये है बेटा क्या, अब देखिए ध्यान से, ये आर एफ क्या हो गया बेटा, आर एफ यहाँ पे क्या हो गया सर, आर एफ हो गया फाइनल रेजिस्टेंस, आर एफ हो गया फाइनल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। आर आई क्या हो गया बेटा, इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल टेम्परेचर इनिशियल, फाइनल रेजिस्टेंस, सॉरी फाइनल रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया बेटा, इनिशियल रेजिस्टेंस, ये क्या हो गया, इनिशियल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर। अगर आपको टेम्परेचर यहां पर लिख सकते हैं टी नॉट, तो डेल्टा टी यहां से क्या हो जाएगा बेटा, टी माइनस टी नॉट। समझ में आ गया, टी कहाँ का टेम्परेचर होगा, फाइनल रेजिस्टेंस का टेम्परेचर होगा, और आर आई क्या हो जाएगा, टी नॉट होगा। और कई बुक में तो इस तरीके से भी दिया रहता है, देखिए बेटा ध्यान से, आर एफ बराबर आर जीरो टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा इंटू टी, और ये टी का मतलब क्या हो गया सर, टी माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, यही जीरो। तो ये एक्चुअली इसको क्या लिया जाता है बेटा, ये है आपका रिफरेंस टेम्परेचर, ये है आपका रिफरेंस
टेम्परेचर, और यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है एट रिफरेंस टेम्परेचर पे है, और ये जो रेजिस्टेंस है एट एनी टेम्परेचर टी, एट एनी टेम्परेचर टी। कचरा तो नहीं ना हो रहा बेटा, समझ में आ रहा सब कुछ। हम यहाँ के लिए कुछ बचा करके रखे हुए थे। देखिए बेटा, अल्फा जो होता है वो होता है जनरली कांस्टेंट। अल्फा क्या होता है? जनरली कांस्टेंट होता है। जनरली कांस्टेंट होता है 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -6 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यूनिट बता देंगे भाई, जस्ट इस टाइप का होता है। लेकिन अगर कभी अल्फा टेम्परेचर के साथ अगर चेंज कर जाए T² + 2T + 1, तब कैसे सॉल्व करेंगे? तब आपके लिए साफ साफ यहाँ पे है बेटा, देखिए आराम से आप सॉल्व कर लीजिएगा। कैसे सॉल्व होगा सर? dr = r इनिशियल, अल्फा कितना हो गया सर? T² + 2T, T² + 2T + 1 × dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए बेटा। जैसे आप इंटीग्रेशन करिएगा R इनिशियल और यहाँ पे क्या हो जाएगा R फाइनल, और यहाँ पे मान लेते हैं टेम्परेचर स्टार्टिंग में है 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन। 300 से केल्विन से लेकर के मान लेते हैं 600 केल्विन में चेंज हो रहा है। तो R इनिशियल तो पता है, आराम से यहाँ पे आप RF निकाल लीजिएगा कि नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन RF - R इनिशियल बराबर R इनिशियल, और आप इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। कभी कदार ऐसा हो सकता है 99% अल्फा कांस्टेंट ही देता है, लेकिन अल्फा अगर टेम्परेचर का वेरिएशन के साथ दे दे तो सर ये वाला सबसे बेसिक है, ये सबसे बेसिक है। यहां से इंटीग्रेशन करके यहां पे आ गए, इसलिए इंटीग्रेशन में ये dt में डेल्टा t चेंज हो गया और dr में डेल्टा r चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अल्फा यहां पे क्या था सर? कांस्टेंट था। अल्फा का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ नहीं था। अगर अल्फा का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ होगा तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। अपने आप देखो ना बेटा, T² dt, 2T dt और dt का इसका इंटीग्रेशन आप आराम से निकाल सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। यस सर, तो यही था बेटा सारा का सारा कॉन्सेप्ट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्लास 11th में। और यहाँ पे क्या पढ़ा दिए बेटा? आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट पढ़ा दिए। जस्ट तुरंत रिवाइज भी करा देते हैं बेटा, तुरंत आइए रिवाइज भी करा देते हैं। एक ही फार्मूला निकाल करके लाए हैं सर, वो क्या है? देखिए फार्मूला क्या निकाल के लेके आए हैं बेटा? RF = R इनिशियल 1 + अल्फा, यहाँ पे डेल्टा t चेंज इन टेम्परेचर होता है। सर अगर कई बुक ऐसे लिखता है R 0 डिग्री सेल्सियस तो 1 + अल्फा × t। क्यों t हो गया? क्योंकि डेल्टा t में क्या हो गया सर? t - 0। ये जो डेल्टा t होता है बेटा, इसका और इसका, यही दोनों का डिफरेंस होता है। ऑब्वियसली बात है कि इस यहाँ वाला जो टर्म्स होता है बेटा, इसको हम लोग क्या रखते हैं बेटा? रिफरेंस टेम्परेचर। रिफरेंस टेम्परेचर रखते हैं। कई बार वो 0 डिग्री नहीं सेल्सियस देता है, तो आपके लिए एक बड़ा रामबाण बता रहे हैं। आप पूरे क्वेश्चन में देख लो कि सबसे मिनिमम टेम्परेचर कितना है, और उसी मिनिमम टेम्परेचर को R0 आप उसको बेस बना लो। आप उसको बेस बना लो। सर बन गया। मान लेते हैं 0 डिग्री नहीं दिया होगा, मान लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो सर R, और आपको निकालना है कुछ 200 पे, R 200 डिग्री सेल्सियस बराबर R 27 डिग्री सेल्सियस 1 + अल्फा 200 - 27 डिग्री। खत्म हो गया बेटा। और अल्फा क्या देगा बेटा? यहाँ पे 1 डिग्री सेल्सियस के टर्म में देगा। समझ में आ गया? अच्छा, अल्फा के बारे में भी जस्ट डिस्कस कर लेते हैं। और एक फार्मूला क्या बताया था बेटा? चेंज इन रेजिस्टेंस। चेंज इन रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? R इनिशियल अल्फा × डेल्टा t। ये क्या हो गया बेटा? चेंज इन रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया बेटा? आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फा का यूनिट देखना बेटा, कई बार ऐसे भी आता है डेल्टा R/R इनिशियल × डेल्टा t। कई सवाल ऐसे भी बन जाते हैं बेटा, RF -R इनिशियल डिवाइडेड बाई R इनिशियल × डेल्टा t। अगर आप इसका यूनिट देखिएगा तो डेल्टा R यूनिट वाइज तो कट ही जाएगा। ये इसमें भी क्या हो जाएगा बेटा? ओम। यहाँ पे भी हो जाएगा ओम, मतलब इसका डिग्री आएगा 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन। मीन्स इसको लिखा जाता है डिग्री सेल्सियस का पावर -1 और केल्विन का पावर -1। कहीं कोई दिक्कत बेटा? आराम से नोट कर लीजिए। यही चीज़ था। फाइनल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं और आपका इनिशियल रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेते हैं। हो गया? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आराम से आप कर लीजिएगा। चलिए
अभी आगे जस्ट डिस्कस कर देंगे कि अल्फ़ा जो होता है कंडक्टर के लिए क्या होता है पॉजिटिव, अल्फ़ा जो होता है सेमीकंडक्टर के लिए वो क्या होता है निगेटिव, और एलवाई के लिए क्या होता है बेटा अल्फ़ा नियरली इक्वल टू 0। अगर रेंज भी देखना होगा तो बेटा रेंज भी इसका 10⁻³ डिग्री सेल्सियस -1 होता है। यहाँ पे कुछ भी होता है -10⁻⁻ डिग्री सेल्सियस -1 या कई जगह -4 डिग्री सेल्सियस माइनस, ये आपको जस्ट एक रेंज बता रहा है बेटा, इस रेंज में खेलता है। और एलवाई का तो -6 -8 डिग्री सेल्सियस -1, वो आगे भी जस्ट डिस्कस कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सर क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलो बेटा ठीक है, अब हम आपको कुछ तरीका बता रहे हैं। यहाँ पे जो आपको 10 न्यूमेरिकल हम करवाएंगे, इसमें 10 न्यूमेरिकल जो करवाएंगे उसका बेस देख लीजिए बेटा। सबसे पहला बात तो आपका फार्मूला हो गया डेल्टा आर बराबर आर इनिशियल अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से अल्फ़ा वगैरह डेल्टा आर बराबर आर इनिशियल इंटू डेल्टा टी, इट मीन्स दैट R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू डेल्टा टी। फर्स्ट टाइप देखो बेटा, क्वेश्चन बनाने के कुछ गोल्डन टिप्स दे रहे हैं, क्वेश्चन बनाने के कुछ गोल्डन टिप्स दे रहे हैं कि फर्स्ट तो ये होगा कि R1 R2 में रिलेशन दे देगा, R1 R2 में रिलेशन दे देगा, वो सब क्वेश्चन हम करवा देंगे बेटा। R1 R2 में कुछ रिलेशन दे देगा, तो R1 R2 में रिलेशन देगा तो यहाँ का R यहाँ का R कट जाएगा, और डेल्टा टी गिवन देगा, डेल्टा टी गिवन देगा, आपसे अल्फ़ा पूछ लेगा, आपसे अल्फ़ा पूछ लेगा। ये पहला टाइप होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टाइप में तो सिंपल सा बात है, ये वाला होगा बेटा, एक R1 टेम्परेचर पे T1 और R2 टेम्परेचर पे T2, और या किसी अननोन टेम्परेचर पे RT दे दिया। ये ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ मत करो बेटा, R1 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस को बेस ले लो, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T1, R2 बराबर क्या कर दो बेटा R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2। सर T1 T2 कैसे कर दिए, चेंज क्यों नहीं किए बेटा, यहाँ पे T1 -0 है, यहाँ पे T2 -0 है, आपको समझ में आ गया होगा। डिवाइड कर दो बेटा, जब डिवाइड कर दोगे तो R1 बाई R2 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T1 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T2। यहाँ से आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपका अल्फ़ा आराम से आ जाएगा बेटा। अल्फ़ा जैसे आ जाता है तो आप किसी अननोन टेम्परेचर के लिए क्या कर दीजिए बेटा, R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T, किसी अननोन टेम्परेचर के लिए T टेम्परेचर पे T, क्योंकि बेस क्या ले लिए हैं 0। कई बार R 0 डिग्री सेल्सियस बोलता है निकालने के लिए, R 0 डिग्री सेल्सियस यहीं से निकाल लेंगे बेटा। अब बोलोगे कि सर ये तो T निकालना था और ये कुछ RT था, यहाँ से R0 कैसे निकलेगा। जैसे आपका अल्फा आ गया बेटा, आप R0 नहीं निकाल सकते हो, R1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा इंटू T1, इससे R0 निकल गया। मतलब सर एक तो आपको ये तरीका में खेलना है। चलिए थर्ड टाइप, सर अलग अलग टाइप कर रहे हैं और सबको डिस्कस कर चुके हैं बेटा, यहाँ पे हम सबको डिस्कस कर चुके हैं। ये तो बेसिक था, ये फार्मूला बेस्ड था, R1 पे T1 R2 पे T2, तो किसी अननोन टेम्परेचर पर RT निकालिए या आप R0 निकालिए या RT निकालिए, ये दोनों में से किसी एक को पूछेगा, एक को गिवन कर देगा, और इसके साथ साथ R0 भी पूछता है, ठीक है बेटा। और थर्ड टाइप में क्या होगा बेटा, अगर देखिएगा तो पूरा खेल R1 और R2 का है या R इनिशियल और R फाइनल का है। तो अब क्या काम करता है बेटा, सब देखिए ध्यान से, एक V1 दे देगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग I1 दे देगा, तो यहां से आप R1 निकाल लोगे कि नहीं, V1 डिवाइडेड बाई I1। एक V2 दे देगा, दूसरा I2 दे देगा, तो इसके R2 कोरस्पॉन्डिंग V2 डिवाइडेड बाई I2। सर आराम से निकाल सकते हैं, R1 R2 पता चल गया, और आपका डेल्टा टेम्परेचर चेंज का खेल होगा या टेम्परेचर का खेल होगा, अब आगे इसी में आप निकाल लीजिएगा। कई बार फोर्थ टाइप में क्या करता है बेटा, एक ही वोल्टेज देता है लेकिन दो करंट दे देता है, एक स्टार्टिंग में और एक बोलता है स्टेडी स्टेट का। तो V और I1 को लेकर के आप क्या निकाल देना बेटा R1, और V I2 को आप लेकर के क्या निकाल देना बेटा, आपका R2 निकाल देना। एक बार R1 कर लोगे और दूसरा बार R2 कर दोगे, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। इतने टाइप के क्वेश्चन होंगे। तीसरा, चौथा, पांचवा टाइप ये होगा बेटा कि मान लेते हैं एक आयरन रहेगा और दूसरा कॉपर रहेगा, बोलेगा कि शुरू में दोनों का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, बोलेगा कि दोनों का किस टेम्परेचर पे, एट विच टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे दोनों का फाइनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा, दोनों का फाइनल रेजिस्टेंस, आयरन का भी और कॉपर का भी। तो आराम से नहीं निकल सकता है। फाइनल क्या हो जाएगा बेटा, R इनिशियल आयरन के लिए 1 प्लस अल्फा आयरन के लिए, और किस टेम्परेचर पे मान लेते हैं, T टेम्परेचर पे, T -20।
और उसी तरीका से इनिशियल रेजिस्टेंस कॉपर के लिए 1 प्लस अल्फा कॉपर T माइनस क्या हो जाएगा 20। आराम से इस हिसाब से निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन दे देगा और बोलेगा कि इसका कॉम्बिनेशन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। मिस इतने टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन और भी लेटेस्ट आ सकता है, ये वाला भी देख लीजिए बेटा। अगर आपको याद हो, अभी आगे हालांकि हम पढ़ाएंगे आपको हीटिंग इफेक्ट करंट में, लेकिन आपको याद होना चाहिए पावर बराबर क्या होता है बेटा, V इंटू आई। और एक और फॉर्मूला ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली देख लीजिए ना बेटा, V और I के जगह पे क्या रख देंगे, V बाई आर, मतलब V स्क्वायर बाई आर, मतलब पावर बराबर क्या हो गया, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। तो ध्यान रखिएगा बेटा, एक क्वेश्चन यहां से भी आता है कि R रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर डिवाइडेड बाई P। ये दे दिया हो 220 वोल्ट दे देगा, और ये मान लेते हैं आपको 110 वाट दे देगा। तो यहां से आपको बोलेगा आप रेजिस्टेंस को निकालिए। तो एक किसी पावर में, एक P1 में ये दे देगा तो आप R1 निकाल लो, और इसी का करस्पॉन्डिंग एक आपको P2 भी देगा, और उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल लोगे, R2 निकाल दोगे। या सेम पावर पे दो अलग अलग वोल्टेज देगा तो वहां से भी R1 R2 निकाल दीजिएगा कि नहीं। मिस जितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे सारे क्वेश्चन टाइप आपको हम डिस्कस कर लिए कि इतने टाइप से क्वेश्चन को बनाया जाता है कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर में। ठीक है, इस स्लाइड में आप देख पा रहे होंगे बेटा कि अल्फा का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकाल लेंगे, RF फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। और कंडक्टर के लिए आपको पता है कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर को चेंज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज कर जाएगा। इट मीन्स दैट फाइनल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन इनिशियल रेजिस्टेंस। तो आप पुट करके फार्मूला में देखिए बेटा, अल्फा के इक्वल टू RF और RI जब पुट करिएगा तो और RF का वैल्यू ज़्यादा है, RI तो हमेशा पॉजिटिव होगा, डेल्टा T भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या निकल जाएगा बेटा, पॉजिटिव। और इसका रेंज क्या होता है, 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस के आसपास का इसका रेंज होता है। 4 × 10⁻³ या 6 × 10⁻³ -3 के रेंज का होता है ये। उसी तरीके से सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि टेम्परेचर जब आप रेंज करिएगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। इट मीन्स दैट फाइनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और इनिशियल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। जब आप RF और RI जा करके अल्फा में पुट करिएगा तो वहाँ पे क्या ये वैल्यू दे देगा बेटा, निगेटिव। इसका वैल्यू होता है निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का। इसका रेंज होता है बेटा 10⁻², कभी 10⁻⁴, इसी के बीच में घूमते रहता है, 2 × 10⁻⁴ या 6 × 10⁻⁴, इसी के आसपास ये घूमते रहता है, -2, -3, -4 के रेंज में। एंड लास्ट एलोइज में क्या होता है बेटा, चेंज इन टेम्परेचर जब आप इंक्रीज करिएगा तो रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और रेजिस्टेंस अगर ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो गया, इट मींस दैट RF इज इक्वल टू RI। और जब RF और RI दोनों का दोनों बराबर हो जाएगा तो अल्फा का वैल्यू या तो टेंड्स टू 0 होगा, और अगर होगा भी तो बेटा बहुत छोटा होगा। क्यों? क्योंकि बताए थे कि रेजिस्टेंस में क्या होता है बेटा, स्लाइटली चेंज होता है। RF और RI में स्लाइटली चेंज होता है, तो दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए उसका वैल्यू क्या आता है बेटा, थोड़ा बहुत लेस आता है, 10⁻⁶, 10⁻⁷, 10⁻⁸, इस रेंज का होता है। थोड़ा रेंज के बारे में भी जानना जरूरी होता है कि थोड़ा आपको आइडिया लग जाए कि कितना पावर के आसपास का ये जाता है। तो ये था बेटा टेम्परेचर कोएफिशिएंट कब पॉजिटिव होता है, कंडक्टर का केस में कब निगेटिव होता है, सेमीकंडक्टर का केस में, और कब टेंड्स टू 0 और ऑलमोस्ट बहुत छोटा वैल्यू होता है, वो किस केस में होता है बेटा, एलवाई का केस में होता है। तो ये भी एक टॉपिक था, ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आ जाता है। अब हम लोग चलते हैं बेटा न्यूमेरिकल्स की तरफ। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़िए बेटा, अब प्लैटिनम वायर है जो रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। एक प्लैटिनम वायर था जिसका रेजिस्टेंस कितना है बेटा, 10 ओम। पढ़ते जाइएगा बेटा, लिखने का तरीका देखिए कैसे है। रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो गया, 10 ओम। इट मीन्स दैट ये लेकर के चल रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे। एंड ऑफ 20 ओम एट 273 डिग्री सेल्सियस, मतलब R एट 273 डिग्री सेल्सियस में कितना हो गया बेटा, 20 ओम। और ये कितना डिग्री पे है बेटा, 20 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 273 डिग्री सेल्सियस पे है। हालांकि ये हम लिख दे रहे हैं लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, हम फिर भी लिख रहे हैं, फाइंड द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो क्या करोगे बेटा, कैसे निकालेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट, क्या बोले थे, R फाइनल माइनस R इनिशियल बराबर क्या लिखे हुए बेटा, R इनिशियल अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आर फाइनल इसको ले लेते हैं बेटा, आर इनिशियल और ये क्या है बेटा आपका आर फाइनल। तो आर फाइनल कितना हो गया बेटा 273, यहाँ पे 273 पे कितना रेजिस्टेंस है बेटा 20 माइनस 0 डिग्री पे कितना है बेटा इनिशियल में कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 10, ये 20 माइनस 10, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना, ये 20 माइनस 10 बराबर आर इनिशियल। आर इनिशियल कितना हो गया बेटा 10 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, और दोनों टेम्परेचर में चेंज कितना हो गया बेटा 273। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए बेटा 20 माइनस 10 बराबर 10, 10 इंटू अल्फा इंटू 273, इट मीन्स 10 10 10 कटा, अल्फा बराबर हो जाएगा 1/273 डिग्री सेल्सियस -1। ये इसका आंसर हो जाएगा 1/273 डिग्री सेल्सियस -1। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से बेटा ऑप्शन में था, एकदम आसान सा प्रोसीजर है। यही फार्मूला बताए थे, ऐसा भी फार्मूला बताए थे सर, आर फाइनल बराबर क्या हो जाएगा आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये कितना हो गया बेटा 20, ये कितना हो गया 10, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कितना हो गया 273, ये जीरो से ये जीरो खत्म, मतलब 2 बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू 273, 2 माइनस 1 बराबर 1 मीन्स अल्फा डिवाइडेड बाई 273, अल्फा बराबर 1/273 डिग्री सेल्सियस। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सॉल्व हो गया सर। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करिए बेटा, मुश्किल से 25 मिनट में सारे क्वेश्चन को करा देंगे हम। देखिए क्वेश्चन देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉइल यूज्ड इन प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट मीन्स दैट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस कितना दे दिया बेटा 3.00 डिग्री सेल्सियस। हम लिख देते हैं बस सेफ्टी के कारण, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है टेम्परेचर। एंड 100 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना बेटा 3.745 ओम 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इट्स रेजिस्टेंस एट एन अननोन टेम्परेचर इज मेजर्ड एट, हमको नहीं पता है बेटा किस टेम्परेचर पे, लेकिन ये टेम्परेचर है बेटा 3.15 और ये टेम्परेचर हमको T डिग्री सेल्सियस नहीं पता है। कैलकुलेट द अननोन टेम्परेचर, वही आपसे पूछ रहा कि अननोन टेम्परेचर इसमें क्या होगा। चलिए आराम से लगा देंगे बेटा, यहाँ पे लगा करके देखो तो बेटा कितना हो जाएगा आर 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसी को ले लेते हैं बेटा अभी थोड़ा देर के लिए आर फाइनल, और इसको ले लेते हैं आर इनिशियल। तो आर 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा सर आर 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 100 और 0 वाला लेकर के चल रहा है। यहाँ से आप बताओ क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो गया 3.75 आर 100 पे, 0 पे कितना हो गया सर 3, 1 प्लस अल्फा इंटू 100। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो गया बेटा। चलिए हटाइए, अब इसमें और इसमें रिलेशन बना सकते हो, इसमें और इसमें रिलेशन बना सकते हो सर, देख लेते हैं, या इसी को लिखते हैं ना बेटा, देखो ना इसको लिखते हैं आर एट एनी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू आर एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। आर टी कितना दे दिया है बेटा 3.15, आर 0 डिग्री पे कितना दे दिया है सर 3.00, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की जगह पे टी हो जाएगा कि नहीं, क्यों सर, सर ये 100 कैसे लिखे होंगे डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया बेटा 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी डेल्टा टी में क्या लिखे होंगे बेटा t माइनस 0, तो आराम से दूसरा इक्वेशन बन गया 3.15 बराबर 3, 1 प्लस अल्फा इंटू टी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। चलिए यहाँ से तो आप अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द अननोन टेम्परेचर। आपको तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू भी नहीं पता है, क्या आप यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ना सर 3.75 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 1 प्लस अल्फा इंटू 100। ये जब आप करिएगा बेटा तो 1.25 आ गया, 125 आ जाएगा। 125 में से जब ये घटेगा तो 0.25 आएगा। इट मीन्स दैट अल्फा इंटू 100, इसलिए अल्फा बराबर 0.25 डिवाइडेड बाई 100, मतलब अल्फा का आंसर आ गया 0.0025 डिग्री सेल्सियस -1। अल्फा निकाल दिया आराम से। अब यहाँ पे अगर अल्फा निकाल दिए तो यहाँ से टी भी निकाल सकते हैं, या दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा 3.75 डिवाइडेड बाई 3.15 बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू 100, और ये क्या हो जाएगा सर 1 प्लस अल्फा इंटू टी।
कोई दिक्कत नहीं है। ये इसको हटा दो बेटा, ये देखिए आराम से हो जाएगा। ये 105 बार में और ये 125 बार में। अच्छा 5 से और भी कटेगा, 5 से जब ये और भी कटेगा तो 2 और 21 और ये कितना हो जाएगा बेटा 25। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, अल्फ़ा का वैल्यू आपको पता है, आराम से यहाँ से टी निकल जाएगा कि नहीं। हालांकि जनरली हम इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप आइए, ये और भी आसान यहाँ पे था बेटा कि अल्फ़ा का वैल्यू जा करके यहाँ पे रख दो। एक तो मेथड ये हो गया और दूसरा मेथड देखिए बेटा 3.15 डिवाइडेड बाई 3 बराबर 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा कितना हो गया 0.0025 इंटू टी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1.05 हो जाएगा। 1.05 माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0.0025 इंटू टी। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो ये t बराबर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे जब t बराबर आप देखिएगा तो 0.05 डिवाइडेड बाई 0.0025। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखो तो 0 0 हट गया कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिए तो बेटा 25 दूना 50 और 0 मतलब t बराबर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस। एक भी कैलकुलेशन कोशिश करते हैं बेटा मेरे हाथ से ना छूटे, लेकिन फिर भी ये टॉपिक थोड़ा सा टफ है। कुछ आंसर आपको हम डायरेक्टली लिखवा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। चलिए बेटा, और इसी का एक क्वेश्चन और बनता है। इसी क्वेश्चन को एक बार और घुमा के दिया था बेटा AIEEE में। वो क्या बोला था सिंपल सा समझिए कि 20 डिग्री सेल्सियस पे 3.1 है, मतलब R एट 20 डिग्री सेल्सियस कितना है बेटा 3.15 ओम है। मतलब कितना डिग्री पे है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस पे। 100 डिग्री सेल्सियस पे R 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो गया बेटा 3.75। ये हो गया बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब बोल रहा कि आप अल्फ़ा निकालिए और रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस निकालिए। निकल नहीं जाएगा, कितना आसान है देखिए। R20 पे कैसे निकालेंगे बेटा R20 पे इट मीन्स दैट R 0 डिग्री पे 1 प्लस अल्फ़ा और डेल्टा टी, यही दोनों का डिफरेंस मतलब कितना हो जाएगा बेटा 20। ये तो दिया ही हुआ है ना ये। अच्छा ये नहीं दिया हुआ है, देखो बेटा 3.15 R0 नहीं दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो 1 प्लस 20 अल्फ़ा तो निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर ये भी तो निकाल सकते हैं 3.75 बराबर R0 1 प्लस ये 100 डिग्री सेल्सियस पे है 100 बाई अल्फ़ा। अब दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, इसमें से इसको कर दो तो 3.75 डिवाइडेड बाई 3.15 बराबर 1 प्लस 100 इंटू अल्फ़ा बराबर 1 प्लस 20 इंटू अल्फ़ा। काट बेटा 21 और ये कितना हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा अभी जस्ट कराए थे ना ये डेसिमल से डेसिमल चला गया, इसी का अभी तो जस्ट कराए थे। 5 से अगर काटोगे बेटा 5 से काटते हैं बेटा डेसिमल तो चला गया, तो ये हो जाएगा 63, ये हो जाएगा 63 और ये कितना हो जाएगा 5 से अगर कट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 75। अब आराम से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा आराम से आंसर आ जाएगा बेटा। और कोई दूसरा मेथड जिससे कि बहुत आसानी से आ जाए, और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन ऐसे है कि जो कि बहुत आसानी से आ जाए, कैसे करेंगे बेटा बताइए इसको, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कैलकुलेट करेंगे तब तो आ ही जाएगा, देखिए ना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये तो कैलकुलेशन सही किया है ना 63 6 3 और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। चलिए आइए 75 प्लस 75 इंटू 2 75 दूनी 150 मतलब 1500 अल्फ़ा। और इधर कितना हो जाएगा सर 63, इधर हो जाएगा 63 प्लस 6300 अल्फ़ा। 75 में से 63 गया 12 और अगर उसको घटाएंगे बेटा तो 63 में से 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 48 मतलब 48 अल्फ़ा। मतलब अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 12/4800। तो देखो बेटा 12 चौके 48 1/400 और 1/400 को क्या लिखेंगे 1/4 को क्या लिखेंगे बेटा समझ में आ रहा है 1/4 को क्या लिखेंगे 0.25 डिवाइडेड बाई 100 मीन्स इसका आंसर देखें तो 0.0025 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। यही आंसर आया हुआ था कि नहीं।
देख लीजिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, हिम्मत मत छोड़िएगा, तुरंत कैलकुलेशन आएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब जैसे अगर आपके पास अल्फा आ गया तो आपको क्या निकालना है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आर एट 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा बेटा, आर 20 डिग्री सेल्सियस पे मतलब 3.15 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा, अल्फा कितना आया था बेटा 1/400 इंटू 20, देख ले बेटा ये हो गया 20 बार में, मीन्स 3.15 डिवाइडेड बाई ये हो गया 21 डिवाइडेड बाई 20 ऊपर लेकर चला जा बेटा, 3.15 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 21, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, 0 डिग्री सेल्सियस पे निकाल ले बेटा, ध्यान रहे। तो ये कितना हो जाएगा, ये डेसिमल को हटा दो बेटा, जैसे ये डेसिमल को हटा दोगे तो 100 आ जाएगा, 20 × 100 और 5 से जब इसको काटेंगे तो 6 और 3 और 21 इंटू 3, देखो तो बेटा 3 ओम, मीन्स इसका आंसर कितना आ गया था 3 ओम। देखो बेटा उलट करके बनाए तो भी देखो तो बेटा 0 डिग्री सेल्सियस पे 3 ओम आया था कि नहीं, देखिए ना पूरा कैलकुलेशन कराने का आपको मेथड देख रहे हैं। कई बच्चे कैलकुलेशन पार्ट को स्किप कर देते हैं, तो ध्यान रखिए बेटा इस साल नीट भी आपको स्किप कर देगा, या इस साल आपको आईआईटी भी स्किप कर देगा। मैं निगेटिव सेंस की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप कैलकुलेशन मत छोड़िएगा। मैक्सिमम बच्चे के अंदर आदत देखते हैं कि वो कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं। चलो बेटा, एक चीज मेरे से दिमाग से निकल चुका था जो कि अभी हम जस्ट डील कर देते हैं। एक्चुअली जानते हैं बेटा, ये जो डी आर बराबर क्या था बेटा, आर अल्फा इंटू डी टी, यहाँ पे जो डेल्टा आर बराबर या आर अल्फा डेल्टा टी, यहाँ पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो बात को ध्यान दे दीजिए बेटा। ये भी बात को इसको हमको पहले ही बताना चाहिए था। एक टाइप का तो ये हो जाएगा बेटा आर फाइनल, आर इनिशियल में आंसर दे देगा, कुछ टेम्परेचर चेंज दे देगा, आपसे अल्फा पूछ देगा, सिंपल सी बात है। दूसरा, एक टेम्परेचर 1 पे दूसरा अल्फा 1, दूसरे टेम्परेचर पे दूसरा अल्फा 2, यहाँ से आपसे अल्फा पूछ देगा, या किसी अननोन टेम्परेचर पे आपसे आर निकलवा लेगा, दूसरा टाइप का। तीसरा टाइप का बेटा ये R1 और R2, इट मीन्स दैट आर इनिशियल और आर फाइनल निकालना आपके लिए एकदम जरूरी है। आपको आर इनिशियल कैसे निकलवाएगा पता है, V इनिशियल बाई I, और यहाँ पे भी क्या कर देगा V यहाँ पे V आर इनिशियल V इनिशियल बाई I इनिशियल, और आर फाइनल क्या हो जाएगा V फाइनल बाई I फाइनल। दिख रहा है ना, वो क्या कर देगा बेटा, 2 वोल्टेज दे देगा और 2 करंट दे देगा, बोलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 2 वोल्टेज और 2 करंट, अब बोलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। या एक ही वोल्टेज देगा और 2 बार वो करंट का वैल्यू दे देगा, मीन्स एक ही वोल्टेज पे I इनिशियल और I फाइनल, इसके करस्पॉन्डिंग आप R इनिशियल निकाल लेना और इसके करस्पॉन्डिंग आप R फाइनल निकाल लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन क्या करता है बेटा, वो इससे रिलेट करता है, याद है पावर। अच्छा, पावर का फार्मूला एक होता है V इंटू आई और एक फार्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर। जब आपको हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बताएंगे ना बेटा, वहां पे क्लियर करवा देंगे। तो कई बार पावर दे देता है और वहां से रजिस्टेंस निकलवा लेता है, एक बार वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग एक रजिस्टेंस और दूसरे वोल्टेज के कोरस्पॉन्डिंग दूसरा रजिस्टेंस, इस हिसाब से आपसे R1 और R2 निकलवा लेगा कि नहीं। आई थिंक बात आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मकसद क्या है बेटा, उसका R1 और R2 निकलवाना। चलिए, R1 और R2 निकलवाना, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, अ हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोम कनेक्टेड टू 230 वोल्ट। देख ले बेटा 230 वोल्ट है, ड्रॉज एन इनिशियल करंट। इनिशियल करंट कितना आया बेटा, I इनिशियल कितना आएगा बेटा, जल्दी बोल, 3.2 एम्पियर, विच सेटल्स आफ्टर अ फ्यू सेकेंड एट ए स्टेडी वैल्यू ऑफ 2.8 ओम। मतलब फाइनल करंट जब स्टेडी स्टेट आ गया बेटा तो कितना हो गया बेटा, 2.8 ओम। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ करंट, यहाँ पे आपको T बताना है। अब रूम टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना टेम्परेचर था सर, 27 डिग्री सेल्सियस। कितना जल्दी आराम से निकाल दिए, को निकाले नहीं है, मतलब गिवन डेटा लिख दिए। 230 वोल्ट पे बेटा इतना करंट बहना शुरू हुआ, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे सेटल्ड करेगा टेम्परेचर राइज करेगा, तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर क्या होगा बेटा, यहां पे क्या होगा, थोड़ा देर के बाद आपका सेटल्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, तो वो क्या पूछना चाह रहा कि किस टेम्परेचर पे उसका करंट कितना हो जाएगा, 2.8 ओम। बात को समझिएगा, यहां पे कंफ्यूजन क्या है। यहां पे अगर आपको देख रहा होगा तो शुरू में 3.2 एम्पियर का करंट है,
जैसे जैसे टेम्परेचर फ्लो होगा आपका करंट का वैल्यू कितना हो गया बेटा 2.8 ओम। आप ही बताओ बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टेंस भी आपका बढ़ेगा कि नहीं? हाँ सर, ये तो नॉर्मल है, कंडक्टर का हम जानते हैं। और अगर R बढ़ेगा बेटा तो V बराबर आई आर से। आई आर में कैसा रिलेशन होता है? I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इट मीन्स दैट I आपका घटेगा कि नहीं? सर कॉन्सेप्ट वाइज डेटा को वैलिडेट कर देते हैं बेटा कि क्यों यहाँ पे करंट घटा। अगर रेजिस्टेंस होता तो रेजिस्टेंस देखना बेटा बढ़ जाएगा। अभी रेजिस्टेंस निकाल के दिखाते हैं, आपका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब बताइए बेटा R1 क्या होगा और R2 क्या होगा? जल्दी बताइए R1 और R2 क्या होगा? सर R1 अभी निकालते हैं, 230 डिवाइडेड बाई 3.2। कैलकुलेशन तो लेके चलना पड़ेगा बेटा, यहाँ से 0 कर दो तो R इनिशियल क्या हो जाएगा बेटा? डायरेक्टली 4 बार में काटो, 4 से काटोगे तो 8, 8 चौके 32, और जब इसको 4 से काटोगे तो 4 पचे 20, 3 पे 0 मतलब 7 और 2 पे 0 मतलब 5, मतलब इनिशियल हो जाएगा 575 डिवाइडेड बाई 8। क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, डेटा देख लेते हैं। R2 कितना होगा? वोल्टेज तो एक ही दिया है ना बेटा, तो R2 कैसे निकालेंगे? 230 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा? 2.8। कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये 4 बार में 7 28, और ये तो अभी जस्ट निकाले हैं 575 डिवाइडेड बाई 7। कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर? R1 और R2 निकल गया। आप ही देख लो बेटा, R2 आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। कैसे? 7 नीचे कम है ना, तो ऊपर जाके ज़्यादा हो जाएगा, और ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा? कम। कम क्यों होगा? क्योंकि ये ज़्यादा है तो ऊपर जाके कम, ये कम है तो ऊपर जा करके ज़्यादा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। R1 भी पता लग गया बेटा, R2 भी पता लग गया, और आपको यहाँ पे अल्फा भी दिया हुआ था। तो बताओ बेटा, R1 पता, R2 पता, अल्फा दिया हुआ, तो आराम से ये फार्मूला निकाल दो। कौन वाला सर? इसको मान लेना बेटा, इसको क्या मान लोगे? इसको मान लो R इनिशियल, इसको मान लो R इनिशियल, इसको मान लो R फाइनल। यही तो फाइनल जा करके हो रहा है ना। तो R फाइनल बराबर क्या हो जाता है बेटा? R इनिशियल 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा? टेम्परेचर में कितना चेंज आएगा ध्यान रखना बेटा। हम टेम्परेचर चेंज अभी निकालेंगे, क्योंकि पहले 27 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ का टेम्परेचर पूछ रहा, और यहाँ फार्मूला में क्या है? टेम्परेचर चेंज है। ध्यान देना बेटा। तो आर एफ कितना हो गया बेटा? आर एफ कितना हो गया यहाँ पे? सर आर एफ कितना हो गया? 575 डिवाइडेड बाई 7। ये कितना हो गया? 577 5 बाई 8। 1 प्लस अल्फा। अल्फा देखो बेटा इसका दिया हुआ था, तभी ये फॉर्मूला लगा है। 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4, और डेल्टा टी हम निकालने वाले हैं। डेल्टा टी आराम से देखो बेटा, दोनों कट गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8/7, और यहाँ से क्या आएगा बेटा? -1 मीट 1.7 इंटू 10 टू द पावर -1 इंटू डेल्टा टी। इट मीन्स दैट डेल्टा टी बराबर कितना आ रहा है बेटा? 7 घटेगा तो 1 डिवाइडेड बाई 7, और ये उठ करके नीचे चला जाएगा, ये उठ करके नीचे चला जाएगा, ये नीचे चला गया। कोई दिक्कत नहीं है। 10 टू द पावर 4 ऊपर चला गया बेटा, 10 टू द पावर 4 ऊपर चला गया, और 17 इंटू 7, अगर 17 7 आपको पता होता है बेटा तो 119 होता है, और डेसिमल है, इट मीन्स दैट 11.9। ये आ गया बेटा डेल्टा टी। और पता है ये डेल्टा टी बराबर क्या होगा? ये डेल्टा टी बराबर होगा T-27। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये जो डेल्टा टी है, यहाँ पे डेल्टा टी कैसे लिखते हैं? ये वाला इनिशियल कितना पे था बेटा? 27 डिग्री सेल्सियस पे था, और फाइनल वाला का टी तो हमको नहीं पता था, तो डेल्टा टी अगर आपको लिखना होता तो क्या लिखते हैं? T-27। हम डेल्टा टी लेकर के चले, क्यों? क्योंकि क्या बार बार T-27 लेकर के चलेंगे। जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे बेटा तो इसका कैलकुलेशन 840 के अराउंड आएगा। अब यही वाला चीज़ आप लोग कर लेना इसको थोड़ा देर के लिए, लेकिन हाँ यहाँ पे गलती होता है, इस 12 को भी अगर एज्यूम कर लोगे ना बेटा, अगर यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा करके 12 मान लोगे तो 12 मानोगे तो इसका रिजल्ट आता है 833, 7 का वेरिएशन हो जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ होता है। तो डेल्टा टी बराबर क्या हो गया बेटा? T-27 मीन्स 840, इसलिए टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 840 प्लस 227, इसका आंसर आ जाएगा 867 डिग्री सेल्सियस। 867 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, हो गया। ये वाला भी क्वेश्चन हो गया बेटा। अब आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन था, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं।
बस वही लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको हमको डायरेक्ट बताना पड़ा। ये सब देखिए बेटा, ये सब भी क्वेश्चन बड़ा आसान है। एन एलिमेंट है जो रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम। अब देखो बेटा, अब वही सब क्वेश्चन करेंगे जो सब आया हुआ है। 400 ओम कितना पे है बेटा? 25 डिग्री सेल्सियस पे है। आगे बोलना बेटा, कैलकुलेट द टेम्परेचर व्हेन इट्स रेजिस्टेंस 410 ओम। किस टेम्परेचर पे 410 ओम हो जाएगा? इसको तो करने की भी नीड नहीं थी, तो बस आपको जस्ट बता दिए कि एक अच्छा क्वेश्चन कर लो, इसी का साथ खींच जाता है। क्या हो जाएगा बेटा? 410 बराबर 400 1 प्लस अल्फा, अल्फा का मतलब 1.4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू क्या हो जाएगा बेटा? टेम्परेचर टी नहीं होगा बेटा, यहाँ पे डेल्टा टी होता है, ध्यान रखना। और ये डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा? T -25 डिग्री सेल्सियस के बराबर। आराम से हो जाएगा। देखिए 410 डिवाइडेड बाई 400 -1 बराबर 1.4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डेल्टा टी। सर ये कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाई 400 बराबर कितना हो जाएगा? 1.4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डेल्टा टी। आराम से सॉल्व हो गया, 1 0 खत्म हो गया बेटा। 1/40 इंटू 1.4 इंटू 10 टू द पावर -4, यही हो जाएगा डेल्टा टी के बराबर। सर सेम टाइप का क्वेश्चन था, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से हम लोग कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए हो जाएगा ना, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए ये सारे क्वेश्चंस में। चलिए और देखिए बेटा, यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट दिया हुआ है। 200 वोल्ट इज अप्लाइड टू ए कॉइल एट ए टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस पे। 15 डिग्री सेल्सियस पे वोल्टेज कितना है बेटा? 200 वोल्ट। और करंट कितना है? देखिए बेटा 10 ओम, 10 एम्पियर, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा? R1 कितना आ गया? 20 ओम। अब उसके बाद सुनना बेटा, व्हाट विल बी द मीन टेम्परेचर ऑफ द कॉइल व्हेन द करंट हैज फॉलन टू 5 ओम। करंट नीचे गिर जा रहा है 5 ओम का, इसका मतलब रेजिस्टेंस बड़ा होगा। ऑब्वियसली बात है कि ये 15 डिग्री सेल्सियस होगा और T डिग्री सेल्सियस पे 200 वोल्ट डिवाइडेड बाई 5 एम्पियर, मतलब फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो गया बेटा? 40 ओम। अब आराम से निकल जाएगा कि नहीं? पहले की तरह क्वेश्चन हो गया कि नहीं? क्या करेंगे सर? 40 बराबर 20 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी के जगह पे बेटा T -15 भी आप कर सकते हैं, T -15 भी आप कर सकते हैं, या डेल्टा टी निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल दीजिए। क्या हो जाएगा बेटा? ये 2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा इंटू T -15। आपको समझ में आ रहा है? एकदम आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। वहाँ पे बिल्कुल हम टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अल्फा का वैल्यू भी यहाँ पे दिया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार हम देखते हैं बेटा कि लास्ट तक हम जा पाएंगे कि नहीं। नोट कर लीजिए, ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है। चलिए फिर भी देखते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, जल्दी जल्दी करेंगे इसको हम, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा वीडियो। ये हमको उम्मीद नहीं था कि एक छोटा सा क्वेश्चन आया बेटा, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। अभी सब क्वेश्चन हम बेकार भी लिखे हैं इसलिए कि आपका कॉन्फिडेंस बन जाए। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर है जो 5 ओम। 5 ओम कहाँ पे है बेटा? 50 डिग्री सेल्सियस पे है। और क्या पूछ रहा है? 6 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। 6 ओम कितना डिग्री पे है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। 6 ओम कितना पे आ गया आपका? 100 डिग्री सेल्सियस पे। और क्या पूछ रहा है बेटा? रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस। R 0 डिग्री पूछ रहा है। देखो बेटा इसको कैसे सेट कर देंगे? सर इसको ऐसे सेट कर देंगे, RF बराबर R 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो बताओ तो क्या हो जाएगा बेटा? 5 बराबर 8 एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा 50 डिग्री मतलब 50। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा? 6 R 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा इंटू क्या हो गया बेटा? 100। डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिएगा तो आपके सामने क्या मिल जाएगा बेटा? अल्फा मिल जाएगा। निकाल दे अल्फा कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई 6 1 प्लस 50 अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 प्लस 100 अल्फा। तो कितना हो जाएगा बेटा? 5 प्लस 500 अल्फा, ये हो जाएगा 6 प्लस 6 × 300, 300 इंटू अल्फा। 6 में से 5 घटा, इधर हो जाएगा बेटा 1 और इधर हो जाएगा 200 अल्फा। अल्फा बराबर कितना हो गया बेटा? 1/200। अब जैसे 1/200 हो गया तो R 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो जाएगा? 5 डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू 50। तो 5 1 प्लस अल्फा, अल्फा के जगह पे आप क्या कर दो बेटा? 200 और इंटू क्या कर दो? 50। ये हो गया 4 बार में, तो आंसर इसका हो जाएगा सर 4 5 मतलब 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4, मतलब इसका आंसर हो गया 4 ओम।
आया हुआ क्वेश्चन है, AIEEE 2006 या 2007 में क्वेश्चन ये आया हुआ है बेटा। उसी टाइप का एक रेड वाला भी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग आराम से खुद से कर लेना, आपके लिए लिख लिए थे। द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब फिलामेंट इज 100 ओम एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। इफ इट्स टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर of resistance 0.05 पर डिग्री सेल्सियस, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम 200 ओम। सेम वही क्वेश्चन है बेटा, देखिए ना 100 डिग्री सेल्सियस पे 100 ओम है। अगर इसका टेम्परेचर क्या कर दिया गया बेटा कि इसका टेम्परेचर कॉफिशेंट दे दिया गया, अब बोल रहा है कि 200 ओम पे कितना टेम्परेचर होगा, आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन एक देख लीजिए, ये वाला रेड वाला आपके लिए होमवर्क छोड़ दिए रहे हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा बेटा इसको आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन को देख लीजिए, ये वाला पहले इस वाला क्वेश्चन को आसानी से दिखा दे। ये क्या है बेटा, एक रेड ब्लू वाला वायर है और एक ब्लैक वाला वायर है। एल इसका दिया हुआ है बेटा, एल अल्फा एल रो 1 और अल्फा 1, ये दिया है एल रो 2 अल्फा 2। दो वायर है, एक का लेंथ एल है, इसका भी लेंथ एल है, रो 1 रो 2 अल्फा 1 अल्फा 2। फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा 1 रो 1 रो 2 अल्फा 2 सच दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सुनो बेटा, इसका कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, इसका कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटा R1 प्लस R2। इस कॉम्बिनेशन का तो यही होगा, चूंकि सीरीज में कनेक्ट है ना। ये कैसे कनेक्ट है बेटा, सीरीज में कनेक्ट है। ये हो गया R1, ये हो गया R2। R1 का फॉर्मूला रो एल ए, एरिया सेम लेंथ से, वहाँ पे 1 यहाँ पे 2, कहीं दिक्कत नहीं है। तो R कॉम्बिनेशन बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2। अब क्या बोल रहा बेटा, अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, अभी देख रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, सच दैट रिलेशन निकालना है, सच दैट इसका रेजिस्टेंस जो है कॉम्बिनेशन का। अब सुनो बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 फाइनल R2 फाइनल R1 प्लस R2। जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो R1 फाइनल R2 फाइनल बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2। तो अब देखो तो बेटा ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, इसी कारण से हम लोग इसको इक्वेट कर दिए। क्या बोल रहा है, पढ़िए, सच दैट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर से ये इंडिपेंडेंट है। R1 फाइनल को क्या लिखेंगे बेटा, R1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी प्लस R2 इंटू क्या कर देंगे बेटा, 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, R1 प्लस R2। अब जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी प्लस R2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, R1 प्लस R2। ये खत्म, ये यहाँ पे R2 प्लस हो जाएगा, ये R1 ये R2 खत्म। दिख रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वाला इस टाइप से क्वेश्चन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से यहाँ पे रिलेशन हम लोग सर निकाल लेंगे, R1 अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी प्लस R2, यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, R1 इंटू अल्फा 1 प्लस R2 इंटू अल्फा 2। और यहाँ पे क्या कॉमन था बेटा, डेल्टा टी। अगर कॉमन था तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा, इधर जाकर के 0 हो जाएगा। इट मीन्स दैट R1 प्लस R2 अल्फा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इट मीन्स दैट R बराबर क्या हो जाएगा, रो 1 L बाई ए इंटू अल्फा 1 प्लस रो 2 L बाई ए इंटू अल्फा 2 बराबर 0। और इसका थ्योरेटिकली बैकग्राउंड यही है बेटा, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में दोनों को ऐड कर रहे हैं तो बराबर 0 होगा। इट मीन्स दैट अगर एक का किसी का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बढ़ता है तो दूसरा का क्या हो जाएगा बेटा, घटेगा। एक पॉजिटिव होगा दूसरा निगेटिव होगा तभी तो ये 0 हो सकता है। अब सोच के देखिए, R1 और R2 क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं। तो ये बराबर 0 कब होगा, जब एक अल्फा 1 पॉजिटिव या निगेटिव हो और या अल्फा 2 पॉजिटिव निगेटिव हो। मीन्स अल्फा 1 या तो आपको पॉजिटिव या निगेटिव अगर इस वे में होगा तो अल्फा 2 अगर ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव होगा और ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर, ये वाला भी क्वेश्चन को हम आपको करा दिए। चलिए उसके बगल वाला क्वेश्चन को देखिए बेटा, उसके बगल वाला भी क्वेश्चन काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। सर ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा, द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन एंड कॉपर वायर। एक आयरन ले लिया बेटा और दूसरा क्या कर दिया बेटा, कॉपर वायर ले लिया। एक आयरन वायर ले लिया और दूसरा कॉपर वायर ले लिया। एट 20 डिग्री सेल्सियस पे
मतलब R20 पे कितना दे रहा है बेटा बताना, 3.9, और ये कितना दे रहा है बेटा 4.1। R20 पे कितना दे रहा है बेटा 4.1। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल, आपको फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल कर देना है। फाइनल किस टेम्परेचर पे ना, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस बी इक्वल। तो सिंपल सा देखिए बेटा, इसका R फाइनल कैसे निकालोगे, R इनिशियल 1 प्लस अल्फा क्या कर दोगे बेटा T-20, यही तो हो जाएगा। और इधर भी क्या हो जाएगा R20 1 प्लस अल्फा, और ये क्या हो जाएगा T-20। अभी रुकिएगा बेटा, ये आयरन के लिए है और ये किसके लिए है सर, ये कॉपर के लिए है। अब करते जाइए बेटा, R20 कितना हो गया 3.9, 1 प्लस अल्फा आयरन, अल्फा आयरन का दिया हुआ है बेटा कितना 5 × 10⁻³ कितना हो गया बेटा T-20, और ये R20 कितना दिया है बेटा 4.1, 1 प्लस 4 × 10⁻³ × T-20। इसीलिए बोलते हैं कई बार डेल्टा टी भी मान लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, इसको कैलकुलेट कर दे, 3.9 प्लस 5 × 3.9 × 10⁻³ × T-20, ये हो जाएगा 4.1 प्लस 4.1 × 4 × 10⁻³ T-20। देखो कैसे इधर लेकर के चले जाते हैं, 4.1 और 3.9 मतलब 0.2, इस सबको इधर लेकर के आ जाओ। जब इधर लेकर के आ जाएंगे 10⁻³ कॉमन, 10⁻, मतलब ये हो जाएगा 5 × 3.9 - 4.1 × 4, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब T-20 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 0.2। अब ये चला जाएगा 10⁻³ इसको कैलकुलेट करो, 3.9 × 5, 9 × 5 = 45, 5 × 15 = 4 19, 19.5, 4.1 × 4 मतलब 4 और 4 चौके 16, 9 × 5 = 45, 3.9 × 5, 9 × 5 = 45, 4 19.5, ये कितना हो जाएगा बेटा 0.1, 9 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3.1, मतलब ये वाला हो जाएगा 3.1, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2/31 × 1000। ऊपर जाकर के कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा बेटा। तो T-20 बराबर ये, तो काटोगे तो कितना बार में आ जाएगा, समझ में आ गया बेटा। अब T बराबर क्या कर दोगे यहाँ पे आंसर हो जाएगा T बराबर 20 + 2/31 और ये 1000। बस इसको कैलकुलेट कर देते बेटा, बस टाइम खत्म हो रहा। आई थिंक हमको लगता है ये भी कर दिए, ये भी कर दिए, ये वाला भी क्वेश्चन बता दिए, ये वाला भी क्वेश्चन बता दिए, ये सारा कर लिए। बस एक आपके लिए होमवर्क छोड़े हैं और वो भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन पढ़ लीजिए बेटा। द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब फिलामेंट इज 100 ओम एट ए टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस इफ इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बी 0.005 पर डिग्री सेल्सियस, इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम 200 ओम एट ए टेम्परेचर ऑफ। लीजिए बेटा जल्दी कर देते हैं। चलिए आराम से देखिएगा, थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, बहुत आसानी से कर देंगे। सबसे बड़ा बात तो है बेटा कि द रेजिस्टेंस 100 ओम, 100 ओम कितना डिग्री पे है बेटा आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे है। अल्फा का वैल्यू कितना दे दिया है बेटा 0.005 डिग्री सेल्सियस का पावर -1। इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम 200 ओम, रेजिस्टेंस 200 ओम हो जाता है कितने टेम्परेचर पे टी पे। तुरंत निकालो किस टेम्परेचर पे निकालेंगे, अभी तुरंत निकाल जाते हैं। कैसे निकालेंगे रिलेशन बेटा 100 बराबर R0 1 प्लस अल्फा मतलब 0.005 इंटू टी, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा 200 बराबर कितना हो जाएगा R0 1 प्लस 0.005 इंटू, तो यहाँ पे आप टेम्परेचर टी भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस आपसे नहीं पूछा है, क्योंकि आपने रेफरेंस में किसको ले लिया है बेटा 0 डिग्री सेल्सियस को। आराम से अब आपका सॉल्व हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस को आपने रेफरेंस में ले लिया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे कर लोगे बेटा आप लोग। चलिए मेरा मेमोरी भी बेटा खत्म ही होते जा रहा है, जल्दी करके बताइए कितना आंसर आ जाएगा 100 200 वाला। करे हो गया, जल्दी करिए। दोनों को डिवाइड कर दो ना बेटा, 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.005 इंटू टी, 1 प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5, इसको मल्टीप्लाई करो ना 0.5, ये कितना हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई करो 3 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.005 इंटू टी, 3 में से 1 घटा मतलब 2 बराबर कितना हो जाएगा 0.05 इंटू टी, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 0.05 बराबर क्या हो जाएगा टी, मतलब 1 0 2 0 3 0, 5 चौके 20
मतलब ये वाला कितना हो जाएगा सर, ये कहीं ना कहीं 40 या 400 के आसपास, 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका बेटा आंसर आ रहा था। हाँ 400 डिग्री सेल्सियस का ही आंसर आ रहा है। देखो ना, ये 5 चौके 2 0, 400 डिग्री सेल्सियस। इस वे में बेटा हमने आपको खत्म किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे बेटा KCL और KVL। थैंक यू।